principles of inheritance and variation. इसमें in the previous lecture we started with chromosomal theory of inheritance. I will quickly revise this. Then we will move on to experimental verification of this. Fine. Okay. First of all, in chromosomal theory of inheritance यहाँ पे बताया गया कि 1900 में 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमार्क ने रीडिस्कवर किया था मेंडल के काम को. पहले हमने देखा था कि मेंडल ने जो लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 लॉज दिए थे जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था. उसके बेस पे उन्होंने 3 लॉज दिए थे. उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस कर ली. लेकिन जब भी मेंडल ने वो 3 लॉज दिए तो उन्होंने तो अपनी थ्योरी दी थी, उनको हमने बाद में लॉज कंसिडर कर लिया है ना. लेकिन जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर दिए थे तब वो ही डिड नॉट गेट नोन फॉर हिज पब्लिकेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स दैट वी डिस्कस्ड. लेकिन काफी साल के बाद इन द ईयर 1900 3 साइंटिस्ट जो थे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमार्क, इन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया. यहाँ पे बेसिक वर्ड आता है इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया. यानी कि ऐसे नहीं था कि ये तीनों एक टीम की तरह काम करके एक साथ काम नहीं कर रहे थे. इन्होंने अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे नियरली इन्होंने उनके काम को रिकॉग्नाइज किया, रीडिस्कवर किया, दोबारा से डिस्कवर कर लिया. ठीक है. और क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने इस रीडिस्कवरी में मदद की? क्योंकि उस टाइम तक माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी थी. अब हम सेल के अंदर की न्यूक्लियस को अच्छे से देख सकते थे. न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन के टाइम पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो हम अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे थे. ठीक है. तो वो सेल डिवीजन की सारी एक्टिविटीज जो हमने सेल डिवीजन के स्टेप्स किए थे, न्यूक्लियर डिवीजन में पर्टिकुलरली जो किए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो सारी चीजें माइक्रोस्कोप से ही हमें पता चली है. माइक्रोस्कोप के अंदर सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चली है. तो अब जैसे ही माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट्स हुई, हमने ये सब कुछ हम नोटिस करने के लायक हो गए. तो हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो डबल होते हैं, जिनका नंबर हमें ऐसे दिखता है कि वो अचानक से डबल हो जाते हैं, उसके बाद वो हाफ में बढ़ जाते हैं. जैसे सेल 2 में बढ़ता है तो उससे पहले वो हाफ में बढ़ जाते हैं. पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मटेरियल दैट गेट्स डबल एंड देन गेट्स हाफ्ड. तो जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन से पहले हमें पता है वो अलग अलग जाते हैं. ठीक है. और इन स्ट्रक्चर्स को उस टाइम पे क्रोमोसोम्स कहा गया. क्रोमो मीन्स कलर, सोम मीन्स बॉडी. तो कलर्ड बॉडीज क्यों वर दे नेचुरली कलर्ड? उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक्चुअली किसी भी सेल को या टिश्यू को जब हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो पिंक एंड ब्लू कलर के स्टेन्स इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक डाइज इस्तेमाल करते हैं. तो वो न्यूक्लियस ने पर्टिकुलरली वो ब्लू कलर की जो डाई होती है न्यूक्लियस वो पिक करता है. तो when it appeared and obviously it appears darker than the rest of the area. So वो न्यूक्लियस उनको लगा कि ये वाला जो है जो प्रोमिनेंटली कलर्ड पार्ट है, दिस इज द न्यूक्लियर मटेरियल. फाइन. और उसी में वो स्ट्रक्चर्स, वो बॉडीज दिख रही थी जो कि अचानक से डबल हो जाता है, जिनका नंबर उसके बाद वो हाफ हो जाता है. तो वो बॉडीज क्योंकि वो पर्टिकुलरली दे वर कलर्ड, लाइक आई एम शोइंग यू something under the microscope and I have to tell you that look at that colored thing. So हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे कि look at that colored thing. वो कलर हो गई है जो चीज, उसको देखो. तो उनकी लैंग्वेज में it was chromosomes, they gave it the name, क्योंकि colored bodies. ठीक है. तो उस हिसाब से इसका नाम chromosomes पड़ गया. Then after that 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट एक्चुअली ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने देखा कोई चीज ऐसे डबल होती हुई, डिवाइड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है, एग्जैक्ट मूवमेंट ट्रेस कर ली गई थी टिल 1902. उनकी क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट मूवमेंट कि हाँ क्या होता है, मेटाफेज में सारे सेंटर में आ जाते हैं, फिर एनाफेज में साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं, टीलोफेज में साइड पे पहुंच जाते हैं. वो सब कुछ 1902 तक वो सारी जो उनकी एक्टिविटी थी कि किस तरीके की मूवमेंट हो रही है वो सब ऑब्जर्व कर लिया गया था. देन सटन एंड बॉबरी दे बोथ आर्ग्यूड दैट मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ जीन्स, बिकॉज़ टिल नाउ बात हो रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोजेनी में गई. सो इट टुक द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द पेरेंट्स. तो
माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम्स की ये हरकत देखी कि अचानक से ये डबल हो जाते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के टाइम पे वो जिस तरीके की मूवमेंट शो करते हैं वो सारी मूवमेंट इज इक्वल टू द थिंग दैट वी टॉक अबाउट एज जीन्स। ठीक है, तो उसके पैरेलल है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में। तो ये बिल्कुल एक ही जैसी मूवमेंट शो कर रहे हैं, यहाँ तक ये नोटिस इन दोनों ने कर लिया था। देन उन्होंने फिर इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में बेसिकली क्या है, क्या कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे थे जब उन्होंने कहा कि हाँ ये एक्टिविटी पैरेलल चल रही है। तो ये चीज पता चलती है कि हाँ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स बोथ ऑफ देम अकर इन पेयर्स एंड बोथ ऑफ देम सेग्रीगेट। जो पेयर होता है उसका अकेला अकेला, वो जो जोड़ी होती है वो जोड़ी टूट जाती है और अकेला अकेला दोनों सेल में चला जाता है। दोनों के केस में, जीन और क्रोमोसोम के केस में सिर्फ एक डिफरेंस अलग आ रहा है कि इसमें all the chromosomes, obviously all the chromosomes are totally independent of each other and they move and they assort independent of each other. But in case of genes, only the independent genes assort independent of each other. That means there may be some genes which are not independent of each other that we're going to talk perhaps in today's lecture. Fine. Then और क्या क्या पॉइंट्स है हमारे? Both alleles and chromosomes occur in pair. Alleles occur on the homologous chromosome of the homologous site. जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन कलर दिखा दिया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही होगा, यानी कि अब जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है जोड़ी है, तो सेम लोकेशन पे ही उसका होगा। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर है से एक्स कैरेक्टर, तो एक्स कैरेक्टर का जीन यहाँ पे अगर क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी पे है, तो मैटरनल कॉपी में ये नहीं है कि वो किसी और नंबर पे होगा, सेम नंबर पे ही होगा और साइट भी बिल्कुल सेम वाली होगी, होमोलोगस साइट एंड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। देन सटन एंड बॉर्बरी argued that pairing and segregation of chromosomes during cell division will lead to segregation of factors they carried. तो पहले इन्होंने कहा कि ये चीजें वो पैरेलल चल रही है, फिर उन्होंने कहा इनके ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स जैसे कि इनकी पेयरिंग होती है और अलग हो जाते हैं, तो इनके ऊपर के जो फैक्टर्स हैं वो भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सटन ने ये सारी नॉलेज जब कंबाइन कर लिया, देखो कि कुछ लिंक है, फिर इन्होंने कहा कि जो उसके ऊपर फैक्टर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये सारी नॉलेज फिर कंबाइन की सटन ने, कहा कंबाइन द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर रूल्स एंड फॉर्म द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बना दी। अभी बच्चे हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दैट वाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज डन बाय टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर व्हिच इज द फ्रूट फ्लाई, और पर्टिकुलरली ड्रोसोफिला पे ही वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया और क्या क्या उनकी नोटिफिकेशंस थी। क्या यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से क्या कोई नए कंसेप्ट निकल करके आए? क्या जो हम यहाँ पे बात करें कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्या कुछ डिपेंडेंट पेयर या लिंक्ड पेयर भी हमें कुछ दिखाई देंगे? तो ये सब कुछ हम अब डिस्कस करते हैं। I'll just quickly rub this and start with that. Now I'm going to start with experimental verification of chromosomal theory of inheritance. जो हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किया है उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, यानी कि चेक किया था, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इट वाज डन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको हम नॉर्मली टी.एच. मॉर्गन भी बोल देते हैं, एंड हिज कलीग्स। उनके कुछ कलीग्स ने भी उनका इसमें साथ दिया था। अब इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन्होंने सिर्फ क्रोमोसोमल थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर दिया, बल्कि साथ ही में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा बात करते हैं वेरिएशंस की,
प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं मदर से और फादर से, जो आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं वो कुछ हद तक अपनी मदर जैसे होते हैं, कुछ हद तक फादर जैसे होते हैं, लेकिन कुछ हद तक डिफरेंट होते हैं। अब हेरिडिटी वर्ड जाता है सिमिलैरिटीज को, जो चीजें हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। फीचर्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो फीचर्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, पेरेंट्स से हम में आते हैं, वो हेरिडिटी के अंदर आते हैं। ठीक है। देन वेरिएशंस आर द डिग्री टू विच द प्रोजेनी इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। और हम हमेशा कहते हैं कि वेरिएशंस होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो द डिग्री टू विच द प्रोजेनी इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, कुछ जिस हद तक, अब हमें कुछ फीचर्स अपने मदर के होंगे, कुछ फीचर्स अपने फादर के होंगे, लेकिन कुछ नए फीचर्स होंगे। वो नए फीचर्स मतलब वेरिएबिलिटी, वेरिएशन आ गई। ठीक है, थोड़ा जो चेंज आ गया है हमें, तो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज देख रही है कि वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं। अब वेरिएशन भी क्यों प्रोड्यूस होती हैं, उसका बेसिस भी इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ही पता चल गया था। ठीक है, so it led to discovery of the basis of variations that sexual reproduction produces। हम जो बात करते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करती है, तो ये उसका बेसिस कि क्या है, वेरिएशन क्यों होती हैं, क्योंकि सेल डिवीजन नजर आनी शुरू हो गई थी। सेल डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन नजर आनी शुरू हो गई थी कि न्यूक्लियर में क्या चीजें हैं जो डबल होती हैं, डिवाइड होती हैं। अब उसी, क्योंकि फीचर्स आते हैं किस वजह से, हमारे डीएनए की वजह से, जेनेटिक मटेरियल की वजह से। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जब न्यूक्लियर मटेरियल में हमें कुछ ऐसे बॉडीज, जिनको हमने क्रोमोसोम्स यानी कलर्ड बॉडीज बोला, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डबल हो रही हैं, उसके बाद डिवाइड हो रही हैं, ये सब एक्टिविटी नजर आई, तो उन पर्टिकुलर बॉडीज में यानी कि क्रोमोसोम्स में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी भी नजर आई जो हमें वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर रही है। हमने जब सेल डिवीजन प्लस 1 में किया, तब हमने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्रॉसिंग ओवर बोला था। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर भी, क्योंकि वो फिनोमेनन हमें क्रोमोसोम्स की मूवमेंट यहाँ पे क्लियर हो गई थी, तो हमें वेरिएशंस का भी पता चला कि ये क्यों होती है। ठीक है, अगर आपको क्रॉसिंग ओवर का नहीं भी ध्यान में है, वो हम प्लस 1 जब रिवाइज करेंगे तब कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखें कि जो भी फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो उनके जेनेटिक मटेरियल के कारण होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब न्यूक्लियर मटेरियल का जो क्रोमेटिन था वो क्रोमोसोम्स बन के हमें नजर आ रहा है, डबलिंग होती है, सेपरेशन होती है, उनकी सारी एक्टिविटी नजर आ रही है, तो जरूर ये वेरिएशन का कंसेप्ट भी उसी एक्टिविटी में कहीं छुपा होगा। तो वो एक्टिविटी भी हमें, इस डिवीजन को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसी डिवीजन के टाइम हमें वो एक्टिविटी भी नजर आ जाती है जो वेरिएशन क्रिएट करती है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि बाकी चीजें नजर आ रही है, तो डीएनए में ही चेंज आया होगा ऑब्वियसली, जिस वजह से कुछ फीचर्स में चेंज आया, तो वो वेरिएशन भी इस वजह से डिस्कवर हो गया। ठीक है, देन ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ये कंडक्ट किए गए थे ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।
बड़ी सारी मक्खी देखी होगी आपने कभी, थोड़ी बड़े साइज की होती है, ठीक है। वो बड़े साइज की जो मक्खी होती है, फ्लाई होती है, वो ड्रोसोफिला बोलते हैं, या हम उसे कॉमनली फ्रूट फ्लाई, ये कॉमन नेम है फ्रूट फ्लाई, और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर उसका साइंटिफिक नेम है। सो एक्चुअली टी.एच. मॉर्गन worked on Drosophila melanogaster to prove this experimental verification, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे काम किया था। अब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने के बाद इट टर्न आउट टू बी यूजफुल बिकॉज अब रीजंस फॉर द यूज ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर टू बी सक्सेसफुल, the reasons for the experiments on Drosophila melanogaster to be successful, यानी कि इस पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए उनको हम सही क्यों मान सकते हैं कि इसी पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना सही क्यों था। जैसे हमने पी प्लांट की बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या कहा था, पी प्लांट में हमने बात की थी कि वो कैरेक्टर्स अलग अलग एग्जिबिट कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एग्जिबिट कर रहे थे, है ना। हमने देखा बिल्कुल या तो टॉल है या ड्वार्फ है, बीच के कैरेक्टर्स एग्जिबिट नहीं कर रहे, तो ये पी प्लांट को यूज करने का फायदा हुआ था, और उसका लाइफ स्पैन, वो सब रीजंस हमने उस टाइम डिस्कस किए थे। अब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे जब ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, इट इज नॉट अ प्लांट लाइक पी, ये एक फ्लाई की बात कर रहे हैं, हम एनिमल किंगडम में आ गए हैं। तो इस टाइम पे इस पे जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए तो इसको यूज करने का क्या फायदा हुआ एंड क्या इंपॉर्टेंस हुई इसी को यूज करने की, किसी और ऑर्गेनिज्म के बदले इसको प्रेफर क्यों किया गया और क्या इसको यूज करने के फायदे हुए। सो मेन चीज, इट कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, थोड़ा सा कोई भी सिंपल सा सिंथेटिक मीडियम लेकर के हम उसी में इसको कंडक्ट करवा सकते हैं, किसी भी पेट्री डिश पे थोड़ा सा सिंथेटिक मटेरियल। अब सिंथेटिक ना भी, वैसे भी इसको क्या है, फ्रूट फ्लाई है, तो फ्रूट बेस जो है हम मटेरियल उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। फ्रूट बेस्ड बनाना के ऊपर ग्रो करा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक मीडियम जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी हम कोई फ्रूट मिक्सचर वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं, या जो भी सिंथेटिक मटेरियल ये लोग रिकमेंड करते हैं। देन मतलब इसको ग्रो करवाना सिंपली हम कह सकते हैं इट इज वेरी इजी, बिल्कुल फ्रूट पे भी करवाया जा सकता है, दैट इज नेचुरल, लेकिन सिंथेटिक मीडियम भी जो इसके लिए, सिंपल सिंथेटिक मीडियम इसके लिए अच्छे से तैयार हो जाता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाने आसान हो जाते हैं। देन ये जो लाइफ साइकिल है अपना, इट कंप्लीट्स its life cycle in about 2 weeks, तो सिर्फ 2 हफ्ते में हमने पी के केस में भी कहा था कि उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, अगर लंबा होता तो कोई भी एक इंसान अपने लाइफ स्पैन में उसको शायद एक्सपेरिमेंट उस पर कंडक्ट नहीं करा पाता, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल है ये अबाउट 2 हफ्ते का ही होता है। तो 2 हफ्ते में इसकी जैसे मेटिंग कराई तो बहुत ही जल्दी हमें इसके प्रोजेनी देखने को मिल जाते हैं, और प्रोजेनी के ऊपर हम और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवा सकते हैं, और इस केस में तो हमें कोई एलसाई भी ज्यादा नहीं होंगे, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज भी नहीं होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेनी के बीच में इंटरमेटिंग भी फिर से करा सकते हैं, मेटिंग भी उनकी भी आपस में करा सकते हैं, और फिर उनके अच्छे से वो जैसे हमने पी प्लांट में किया था पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, वैसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं, बहुत इजीली कंडक्ट किए जा सकते हैं, और सिंथेटिक मीडियम बना के जस्ट इन द लैबोरेटरी, सिंपल लैब में, कोई फील्ड वर्क की भी जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास जो लैब्स होती हैं, वर्किंग लैब्स होती हैं, बायोलॉजी लैब्स होती हैं, तो लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट को बड़े ही आसानी से, बड़े ही सिंपल तरीके से कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। अब सिंगल मेटिंग could produce large number of progeny, सिंगल मेटिंग, ठीक है, अ सिंगल मेटिंग, ये हमें वहां पर भी मिला था बेनिफिट की, एक ही प्लांट में मटर के दाने बहुत सारे आ जाते हैं, वो बहुत सारे दानों को शो करेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे, तो सिंपली अ सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस
करते हैं तब हम परसेंटेज की बात करते हैं, तब हम परसेंटेजेस बात करते हैं, दिस मच परसेंटेज ऑफ नंबर। जैसे हमने रेशियोज की बात की, ठीक है, हमने रेशियोज की बात की, हमने टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, 100% हमने कह दिया कि भाई टॉल आ गए। उसके बाद हमने इसी की मेटिंग करवाई, हमने कहा कि अगर 75% F2 जनरेशन में 75% टॉल आ गए और 25% ड्वार्फ आ गए, और इसी में से अगर इसको हम जीनोटाइप देखना था तब हम क्या कह रहे थे, हमने देखा 1:2:1, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखोगे कि पेरेंट्स जैसे कितने हैं, ये पेरेंट्स जैसे हैं और ये पेरेंट्स जैसे, ये नए वाले हैं, ठीक है, तो इनको पेरेंटल टाइप बोल सकते हैं, इनको रिकम्बिनेंट नया टाइप बोल सकते हैं। अब ये पेरेंटल टाइप और न्यू टाइप अगर हम काउंट करें, पेरेंटल इज टू न्यू, तो पेरेंटल वाला कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 2, तो 50% बिल्कुल पेरेंटल टाइप आ रहे हैं और 50% रिकम्बिनेंट, जैसे कि हमने F1 में दिखा था, नया कॉम्बिनेशन है कि आधा इसका आ गया आधा इसका आ गया, या नया कॉम्बिनेशन बन गया ना, रिकम्बाइन हो गए, तो रिकम्बिनेशन में भी हमें आधे दिख रहे हैं, तो 50-50%। यहाँ पे हमने कैसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कि 50 हम परसेंटेजेस निकाल रहे थे, दिस मच परसेंटेजेस, दिस मेनी प्रोजेनीज आर exhibit this character, this many progenies exhibit this character, और there is what is percentage, जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने बात की थी कि this percentage of progeny will have this character, this much percentage of progeny will have this character, यानी कि चांसेस, या तो percentages of progeny लाइक यहाँ पे 50% progeny की भी बात कर सकते हैं, और there is chance, क्योंकि हर बार जब मेटिंग होती है, जैसे कि उसमें हमने एक काफी बड़ा सारा टेबल बना दिया था जिसमें काफी ज्यादा बॉक्सेस बन रहे थे, अब उतने ज्यादा ह्यूमंस में प्रोजेनी तो नहीं होते हैं, तो उसमें जो रेशियो हमने क्रिएट किया था दैट वाज कितना परसेंट चांस है उनके प्रोजेनी के डार्क कलर के होने का, कितना परसेंट चांस उनके प्रोजेनी के इंटरमीडिएट कलर के होने का, कितना परसेंट चांस है उनके प्रोजेनी के लाइट कलर के होने का, तो वो परसेंटेज चांस ऑफ एनी प्रोजेनी टू बी ऑफ पर्टिकुलर कलर था, ठीक है, लेकिन प्रोजेनी तो लिमिटेड ही होंगे, ठीक है। तो इन एवरी प्रेगनेंसी देयर विल बी सिमिलर चांस, ये नहीं है कि ओके फर्स्ट अगर हमने देखा कि इतने सालों में से सिर्फ एक था जो डार्क के लिए था और सिर्फ एक था जो एक्सट्रीम फेयर के लिए था, है ना, तो ये नहीं है कि फर्स्ट केस में अगर ब्लैक या एक्सट्रीम डार्क प्रोजेनी हो गया तो सेकंड केस में कोई चांस ही नहीं है एक्सट्रीम डार्क होने का, ऐसी कोई बात नहीं, सेकंड केस में भी बराबर ही चांस होगा, ठीक है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब जैसे यहाँ पे परसेंटेजेस हमने काउंट कर ली थी, तो ये परसेंटेजेस काउंट करनी हमने पी प्लांट में क्या हो गया था, हमारे लिए आसान हो गई थी क्योंकि प्रोजेनी वहां पे बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली सिर्फ एक मेटिंग से, एक को मेल और एक फीमेल फ्लाई को जब चूज किया, इनके बीच में मेटिंग कराई, तो इनके जब प्रोजेनी होते हैं तो एक ही मेटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर उनको हम पकड़ पकड़ के माइक्रोस्कोप के अंदर बड़े आसानी से उनके फीचर्स भी पता कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है इसमें वेरी क्लियर होता है, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेरी क्लियर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि हम लोग क्लियरली बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये हमें क्लियर बाहर से बॉडी को देख के पता चलता है और इतना ज्यादा इसमें क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है, अब सिंपल चीज, डिफरेंसेस और भी होंगे लेकिन सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट, सबसे सिंपल जो फीचर दिखा देता है हमें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वो ये है कि जो मेल बॉडी होती है दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फीमेल बॉडी। फीमेल जो होती है, इसकी फीमेल फ्लाई होती है वो बहुत बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है दैन द मेल फ्लाई, तो वो नहीं इतनी बड़ी तो नहीं होती फ्लाई या फिर, ठीक है, मतलब काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द मेल फ्लाई। तो
उसकी वजह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत क्लियर हो जाता है। जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर हो जाता है तो हमें ऐसे नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर पकड़ के देखना पड़ेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जस्ट उसके साइज के हिसाब से हम लोग देख के कि विच इज मेल विच इज फीमेल, तो उनको एज पेरेंट्स हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फीचर्स के लिए जरूर हमें माइक्रोस्कोप को देखना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट मैं बार बार बोल रही हूँ कि फीचर्स के लिए हमें माइक्रोस्कोप को देखना पड़ेगा, ये भी इसकी क्या है एडवांटेज है कि काफी टाइप की हेरिडिटरी वेरिएशंस जो हैं उनको लो पावर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। कहां पे लिखें? Many of the hereditary variations most of the hereditary variations can be observed under low power microscope only. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आएगा हम तो ही देखेंगे कि इसमें क्या फीचर्स एग्जिबिट हुए क्या नहीं हुए। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसी भी फ्लाई को अंडर द माइक्रोस्कोप हम लोग देखेंगे, चीजें हमें एनलार्ज साइज की नजर आनी शुरू हो जाएगी। जो हम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं वो हमें अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप में काफी अच्छे से नोटिस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज करना वॉज वेरी बेनिफिशियल। और इनमें जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए वो थॉमस हंट मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करवाए थे। जैसे बी प्लांट में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, राउंड येलो वाला रिंगल ग्रीन का, दो कैरेक्टर्स एक साथ कंसीडर कर लिए थे, ठीक उसी तरीके से इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए थे वो भी डाइहाइब्रिड थे। हाँ, लेकिन इनका रिजल्ट काफी डिफरेंट था। इनके रिजल्ट से हमें और बहुत चीजें देखने को मिली, तो उन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तक मैं एक बार आपको ये रिवाइज करा दूं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कंडक्ट की गई थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने कंडक्ट की थी, टीएच मॉर्गन और उनके कलीग्स के द्वारा कंडक्ट की गई थी। और इट लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेरिएशन प्रोड्यूस करती है उसका बेस ये बनाता है। देन टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो किए थे ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर व्हिच इज आल्सो नोन एज द फ्रूट फ्लाई। फ्रूट इनका बेस होता है, फ्रूट बेस पे भी इसको, फ्रूट कल्चर में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। अब इन पे ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना जरूरी क्यों था एंड व्हाई इट प्रूव्ड टू बी यूजफुल? इट प्रूव्ड टू बी यूजफुल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स on this fruit fly because of the following reasons. Which reasons? सबसे पहले तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम जो हम लैब्स में मीडियम बना सकते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम, उसी को लैब के ही अंदर बनाया भी जा सकता है मीडियम को, और लैब के अंदर इसको ग्रो करवाया जा सकता है बढ़िया साइंस से। देन ये जो अपना लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल जो अपना लाइफ साइकिल के हमने पॉइंट्स वगैरह सब डिस्कस किए हुए क्लास में, तो लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही कम टाइम में, सिर्फ 2 हफ्ते के स्पैन में कंडक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि हम इनकी मल्टीपल जनरेशंस को एक इंसान स्टडी कर सकता है, मल्टीपल जनरेशंस को इन अ फ्यू डेज, इसको लाइफ लगाने की जरूरत है। इन अ फ्यू डेज मल्टीपल जनरेशंस को हम बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोजेनी बहुत सारी जनरेशंस स्टडी की जा सकती है और बार बार अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि लाइफ स्पैन जो है, इसका लाइफ साइकिल जो है सॉरी बहुत ही ज्यादा छोटा है। देन सिंगल मेटिंग, एक ही मेटिंग में प्रोजेनी बहुत सारे आ जाते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो हमारे पास ये फ्लाइज हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज हो जाती है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आ जाते हैं। तो उसमें जो हम परसेंटेजेस की बात करते हैं तो वो रिजल्ट भी बड़ा ही ज्यादा एक्यूरेट आता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म काफी क्लियर है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लाई, इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेल एंड फीमेल फ्लाई कैन बी डिस्टिंग्विश्ड वेरी इजीली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेल एंड फीमेल फ्लाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड very easily based on external morphology.
यानी ये सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर हो गया होगा कि मेल और फीमेल फ्लाई को बाहर से देख के बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मैंने आपको बता दिया कि मेल फ्लाई जो होता है इसका बहुत ही ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल, ठीक है। मेल फ्लाई इज स्मॉलर देन फीमेल फ्लाई। इसी के साथ आप लिख सकते हो ये पॉइंट, देन फीमेल फ्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हैश मार्क कर सकती हूँ, इस पॉइंट को वहां पे नोट कर लो। मेल फ्लाई इज स्मॉलर इन साइज देन द फीमेल फ्लाई। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी कि हाईटेक माइक्रोस्कोप हमें नहीं चाहिए ये इसके वेरिएशंस को चेक करने के लिए जो है लो पावर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम काफी फीचर्स है इसके नोटिस कर सकते हैं, बस एक्सपेरिमेंटेशन करना कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट यूजेस या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया गया और उसको यूज करने के क्या बेनिफिट थे वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर एक बार आप इतना रिवाइज कर लीजिए और इसके बेस पे एक्चुअली दीज थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो स्पेशली ये सेंटेंस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरिएशंस का हमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहाँ से मिला, देन ये सारे पॉइंट्स इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉमस एंड मॉडल। और इनके आगे हम देखेंगे कि स्टूडेंट ने भी क्या कंट्रीब्यूट किया। इसी से हमें परसेंटेजेस वगैरह एक नया कंसेप्ट निकल करके आता है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन का। तो वो सब लिंकेज और रिकम्बिनेशन एक अच्छा साइज का कंसेप्ट है। तो एक बार आप इसको स्टडी करें, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, ओनली देन आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आएगा। तो इसलिए आज का लेक्चर इज दिस मच। Study this nicely and then we will move on to the next topic, linkage and recombination. But you have to learn this by heart to understand the next topic. Thank you. Study well.